हेलो एवरीवन, चंद्रा आईएएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सपनों की उड़ान वाली क्लास में आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का नाम कैसे कैसे दिया गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ये सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट की। उससे पहले हम ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारा पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं। पार्टीशन ऑफ द इंडिया। पार्टीशन ऑफ द इंडिया मतलब भारत का विभाजन। हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 किस हिसाब से पार्टीशन किया गया इंडिया और पाकिस्तान का, इससे पता चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों को कैसे भारत में मिलाया गया और पाकिस्तान में मिलाया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956। इनसे पहले हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक प्रोविडेंस कमीशन, भाषाओं के आधार पर जो राज्य बने उनको कैसे, उनके लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, इनकी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो हमारे प्रेजेंट सिनारियो में स्टेट्स एंड यूटी हैं, और जो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हम उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वाई पौंडुचेरी इज इन 3 स्टेट। हम सबको पता होता है कि पौंडीचेरी 3 स्टेट में तो है, कराई, केरला में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, बट हमें ये नहीं पता होता कि क्यों है। तो ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो वेरियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। फिर चलिए, जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 मतलब अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम आर्टिकल 1 में मिलेगा। आर्टिकल 2 में बताया गया है, अनुच्छेद 2 में, कि भारत अगर किसी भी राज्य, पड़ोसी राज्य, नेबरिंग कंट्रीज की किसी भी जमीन को एक्वायर्ड करना चाहती है तो उसे कैसे एक्वायर्ड किया जाएगा। आर्टिकल 3 में बताता है कि अगर भारत के ज्योग्राफिकल एरिया में, भारत की एक्वायर्ड टेरिटरी में कुछ भी चेंजेस करने हैं, स्टेट के नेम बदलने हैं, उनका बाउंड्री अल्टरेशन करनी है, उनके नाम, उनको दो, एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट में बनाना है, 2 स्टेट को 1 स्टेट में करना है, ये आर्टिकल 3 में बताया गया है। आर्टिकल 4 में बताया गया है कि आर्टिकल 4 में बताया गया है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंजेस होता है वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड करनी होगी। अगर इन चारों आर्टिकल को आपको अच्छे से समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर पड़ा हुआ है, जिसको आप अच्छे से देखिए और उसके एमसीक्यू को लगाइए, और फिर आपको 1 2 3 4 से आने वाले विभिन्न एग्जामों में सारे प्रश्न यहीं से हल हो जाएंगे। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसको आर्टिकल 1 2 3 4 को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हट जाता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत का विभाजन। भारत का विभाजन मतलब भारत के 2 टुकड़े, इंडिया और पाकिस्तान। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के बनने से पहले का मैप है। ये हमारे भारत से 2 टुकड़े हो गए, एक इधर चला गया पाकिस्तान और इधर बन गया अभी नाउअडेज का बांग्लादेश। इसकी कहानी क्या है? 1947 में भारत का विभाजन होता है, पर 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी भी मिलती है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का। बट अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम जब स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट तब हम यहाँ डीप से कवर करेंगे। बट आज हमारी टॉपिक है इवोल्यूशन और द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। तो हमें उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की नींव कब रखी गई। 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो कि हाउस ऑफ कॉमन में, वहां के पार्लियामेंट में अनाउंस करते हैं कि 30 जनवरी 1948 से पहले पहले हम ब्रिटिश की पावर ट्रांसफर कर देंगे इंडिया के किसी भी रिस्पॉन्सिबल हैंड में। बट इसके लिए ये नहीं कहा गया कि हम पार्टीशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने दूसरे दिन 21 फरवरी
1947 को लॉर्ड वेबल को ब्रिटेन वापस बुला लिया। 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड वेबल को ब्रिटेन वापस बुला लिया और वाइसराय, भारत के नए वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो उसके बाद उन्हें उन्हें कुल 6 महीना लगता है। 3 जून 1947 को, 3 जून 1947, लगभग 4 महीने बाद वो एक पार्टीशन ऑफ माउंटबेटन प्लान देती हैं, जिसे हम डिकी बर्ड प्लान या बाल्कन प्लान भी कहते हैं। इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का 2 भाग होगा, एक इंडिया एक पाकिस्तान। इसके लिए सबसे माउंटबेटन प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी 2 प्रोविंसेस में, बंगाल और पंजाब में। बंगाल प्रोविंसेस को 2 भागों में बांटना था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे भी 2 भागों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में यहां बांटना था, और ईस्ट बांग्लादेश और ईस्ट वेस्ट बंगाल यहां पे बांटना था। इन सब के बीच में, और जैसा कि हमें पता है, उस समय टोटल बांटने की जिम्मेदारी सर रेडक्लिफ को दी गई। माउंटबेटन सर रेडक्लिफ को 8 जुलाई 1947 को भारत बुलाते हैं। जो सर रेडक्लिफ होते हैं वो भारत पहली बार आए हुए होते हैं। सर रेडक्लिफ जो भारत पहली बार आए हुए होते हैं, उनको यहाँ के धर्म के बारे में, उनको यहाँ की कल्चर के बारे में, रिलीजनल टेंशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और लॉर्ड माउंटबेटन उनसे कहते हैं कि आपके पास कुल मिलाकर 15 अगस्त 1947 तक का डेट है। 14 अगस्त 1947 की डेडलाइन देते हैं कि आपको भारत का विभाजन करना है। यहाँ से पंजाब का और बंगाल का विभाजन करता है। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए उनको उस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है और कहा जाता है कि आपको 2 भागों में बांटना है। इसके लिए सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है सर रेडक्लिफ की, क्योंकि उनके पास टोटल 5 सप्ताह होता है, मतलब 5 वीक होते हैं जिनमें उनको डिसीजन लेना होता है। उनको डिवीजन ऑफ बंगाल और पंजाब प्रोविंसेस करने होते हैं। पहला हो गया कि 5 वीक होते हैं उनके पास, 5 वीक होते हैं, सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती। सेकंड, उनको रिलीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस नहीं पता होते। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस समय हमारे पास इतने आउटडेटेड मैप और प्रिसाइज मैप नहीं हुआ करते थे। बहुत ज्यादा आउटडेटेड मैप थे उस समय के। आज के मैप आप देखिए 3D मैप आ जाता है, हम अपने घर की लोकेशन भी क्लियरली देख सकते हैं, घर की इमेज तक देख सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो सकता ये देख सकते हैं। पर 1947 में ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए क्या कहते हैं, सर रेडक्लिफ एग्री हो जाते हैं पार्टीशन करने के लिए, और उन्होंने मैप को उठा के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं इसको स्केल के थ्रू मैच कर देते हैं और बराबर बराबर इंडिया और पाकिस्तान को लगभग बांट देते हैं, हिंदू मुस्लिम। अब आप समझ सकते हैं, एक ऐसे बंदे को भारत का विभाजन करने के लिए भेजा जाता है जिसको भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 88 लाख 88 मिलियन पीपल और 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, 8.8 करोड़ लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जीवन के साथ। 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन का बंटवारा सिर्फ एक हाथ में सर रेडक्लिफ को दे दिया जाता है, वो भी 5 हफ्ते का समय देके। और ये बताया जाता है कि आपको 14 अगस्त 1947 से पहले पहले कर देना है। और भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, और सर रेडक्लिफ डिमार्केशन करते हैं 17 अगस्त 1947 को ऑफिशियली। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऑफिशियल डिमार्केशन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का कब हुआ। तो ये पता चलेगा 17 अगस्त 1947 को, 8 जुलाई 1947 को आते हैं। उनके पास 3 डिफिकल्टी होती हैं, एक 5 वीक, दूसरा उनको कल्चरल और रिलीजनल डिफरेंस के बारे में, भारत के बारे में नहीं पता होता है, और तीसरा उनको पास जो भी मैप होते हैं वो बहुत ही आउटडेटेड मैप होते हैं। उनके पास जो मैप होते हैं वो बहुत ही आउटडेटेड मैप होते हैं, प्रिसाइज मैप नहीं होते हैं। बट अब ये तो हो गया कि इंडिया को 2 भागों में बांटना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई तो एक्ट लाना पड़ेगा। तो माउंटबेटन प्लान को लागू करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है जिसे कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
जैसा कि आपको पता है 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। इसके बाद 3 जून 1947 के बाद 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। इसमें कहा जाता है कि हम भारत को सॉवरिन कर देंगे, संप्रूव कर देंगे, वो आजाद हो जाएंगे। बट इसके लिए ये पार्टीशन के लिए वो एग्री हो जाते हैं और कहते हैं हम दो डोमिनियन में बांटेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में बांटते हुए ये कहते हैं कि जो भी प्रिंसली स्टेट होंगे वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो रिमेन इंडिपेंडेंट रहते हैं। दूसरा क्लॉज इसका ये कहता है कि जो वाइसरॉय की पोस्ट थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तो उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, और जो 1858 के इस 1858 के एक्ट से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का जो पोस्ट होती है उसको भी एबॉलिश किया जाता है। इन दोनों की जगह पे गवर्नर जनरल की एक पोस्ट फिर से बनाई जाती है, जिसके लिए ईच डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल होगा। मतलब एक पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल होगा और एक इंडिया के लिए होगा। इसको अपॉइंट करेगा ब्रिटिश किंग। अब हम आते हैं इसके प्रोविजन को पढ़ लेते हैं। द एक्ट डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। इस अधिनियम ने भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इट आल्सो मेड प्रोविजन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया स्टेट इनटू टू सेपरेट डोमिनियन। मतलब कि दो सेपरेट डोमिनियन में बांट दिया, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। मतलब धार्मिक आधार पे भारत का बंटवारा कर दिया गया। द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो 1858 के अधिनियम से लिया गया था उसको एबॉलिश कर दिया गया, एंड पोस्ट वाइसरॉय एबॉलिश कर दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को आता है। आपको उसके प्रोविजन पता चल गए। बट ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मतलब का जो बंटवारा हो गया उससे पूरे भारत में इंटरनेशनल इंटीग्रिटी हो गई। उस समय तो 565 देशी रियासतें हुआ करती थी, उनका क्या होगा? जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पहले क्लॉज में यही बताया गया है कि प्रिंसली स्टेट के पास तीन ऑप्शन थे, या तो आप इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या तो रिमेन इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं भारत में 552 देशी रियासतों का विलय कैसे होता है। इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब देशी रियासतें। उस समय भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर भारत के नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कुल मिलाकर 552 देशी रियासतें आया करती थी। और बंगाल का और पंजाब का जो प्रोविंस या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होते थे वहां पे कुल मिलाकर 13 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। जो ये 13 प्रिंसली स्टेट हैं वो जाके पाकिस्तान में मिल जाते हैं, और 552 प्रिंसली स्टेट को हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया में मर्ज करते हैं, चाहे तो कैरेट से चाहे तो स्टिक से। कैरेट एंड स्टिक का मतलब ये होता है कि जो देशी रियासतें आराम से भारत में विलय कर लेती थी तो उनको प्रीवी फंड दिया जाता था। प्रीवी फंड का मतलब होता है, प्रीवी पर्स का मतलब होता है, ये एक तरह का फंड होता है कि अगर आप भारत में ज्वाइन करते हैं तो आपके एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस का खर्चा हम लोग उठाएंगे। इस वजह से प्रीवी पर्स दिया जाता है। और जो नहीं मानते थे उन्हें धमका के, डरा के, और कुछ लोगों को तो पुलिस एक्शन के थ्रू मनाया गया, जिसमें से 3 थे। एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, एक कश्मीर का था। हैदराबाद का निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान जो थे वो उस समय दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हैदराबाद में उस समय सबसे ज्यादा पोलो के मैदान हुआ करते थे, टोटल 17। इसलिए जब वहां का निजाम उस मीर उस्मान अली खान कहता है कि हम ना तो इंडिया में जाएंगे और ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, ये कहता है हम रिमेन इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये जो हैदराबाद है वो कहता है कि हम रिमेन इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे। तो हमसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि हैदराबाद शरीर में जो पेट है उसमें वो कैंसर की समान, पेट में वो कैंसर के समान है, और उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्जरी की जा सकती है। इस वजह से वो आर्मी को पुलिस के भेष में, आर्मी को पुलिस का ड्रेस पहना के वहां पे भेजते हैं। और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत
हैदराबाद का भारत में विलय करा लेते हैं। इसे हम बाई पुलिस एक्शन भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 1 साल 1 महीना 2 दिन, जब हमारा भारत आजाद हुआ, 1 साल 1 महीना 2 दिन के बाद हैदराबाद भारत में विलय होता है। अब हम आते हैं जूनागढ़ पे। जूनागढ़ में 80%, जूनागढ़ की आप लोकेशन देख लीजिए, ये उस समय के सौराष्ट्र में पाया जाता था। अब ये गुजरात में एक जगह है, वहां एक जूनागढ़ है। इसे तीनों तरफ से घिरा हुआ है इंडियन स्टेट से। गुजरात में जो सौराष्ट्र था, तीनों तरफ से घिरा हुआ। तो यहाँ का राजा जो था महावत खान, वो कहता था कि भैया हम तीनों तरफ से घिरे तो हैं, पर हम पाकिस्तान में विलय कर लेंगे सी रूट की मदद से। ये कहता है हम समुंदर से पाकिस्तान में विलय कर लेंगे। तो यहाँ की 80% जनता जो थी वो हिंदू थी, और 20% जनता जो थी वो मुस्लिम थी। तो 80% जनता को जब ये पता चलता है कि वहां का राजा महाबत खां पाकिस्तान में विलय करना चाहता है, तो वहां पे बहुत लंबे, बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जब वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, तो वहां का राजा उनको कुचलने की, उन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करता है। तब यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी इंडियन आर्मी को भेजते हैं, और इसको देखते हुए गुजरात, जो जूनागढ़ का राजा रहता है महाबत खां, वो भाग जाता है पाकिस्तान। भागने के क्रम में वो अपनी बीवियों को छोड़ देता है और कुत्तों को लेके जाता है। जूनागढ़ के जो राजा महाबत खान थे, उनके बारे में बताया जाता है कि महाबत खान कुछ डॉग लवर था, कुत्तों का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके पास उस समय 800 कुत्ते हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं, 800 कुत्ते, और उसकी 9 बीवियां थी। 9 बीवियों में से 2 बीवियों को वो छोड़ के पाकिस्तान भाग जाता है। जेवर जायदाद, कपड़े लत्ते सब लेके जाता है, और वो कुत्तों को भी लेके जाता है, तो बीवियों को नहीं छोड़ देता है। तो जूनागढ़ में उसके बाद जब ये महाबत खां भाग जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे, अब भारत को ऐसा ना लगे कि भारत ने वहां पे कब्जा कर लिया, इसलिए वहां पे रेफरेंडम कराया जाता है, और लोगों के मत में ये आता है कि वहां के लोग भारत में मिलना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं। इस तरह जूनागढ़ को भी भारत में मिला दिया जाता है। फिर हमारा आता है कश्मीर का। कश्मीर को मिलाया जाता है 26 अक्टूबर 1947 को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन राजा हरि सिंह के द्वारा। इन सब की बात, ऑपरेशन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये कश्मीर है, इन सब की बात हम लोग डीप में करेंगे जब हम स्पेशली हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर को भारत में कैसे विलय किया था ये बताएंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हैदराबाद को भारत में कैसे विलय किया गया, इसका आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को बाय रेफरेंडम, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसका यह भी आ सकता है कि इसे क्रोनोलॉजी फॉर्म में लगाइए, सबसे पहले भारत में किसका विलय हुआ, तो हम कहेंगे कश्मीर का। फिर किसका विलय हुआ, फिर हम कहेंगे जूनागढ़ का। फिर किसका विलय हुआ, हैदराबाद में। इनकी डेट भी आप सबको याद रखनी है, 26 अक्टूबर 1947, 20 फरवरी 1948 और 13 सितंबर 1948। जैसा कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट तो पता चल गया, इन्हीं सबके बीच में जब ये सब हो रहा था, उसी समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो रहा था। और कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के बेसिस पे हम स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसके लिए साउथ में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। वो प्रोटेस्ट इसलिए भी स्टार्ट हुए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920 में अपने पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टेशन में ये कहा था कि हम 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को सपोर्ट करते हैं, और भारत जब ब्रिटिश से आज़ादी मिल जाएगी तो हम 1 लैंग्वेज 1 स्टेट लेके आएंगे। पर 1945-46 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टेशन भी कांग्रेस कहती है कि जब इलेक्शन होता है तो उसमें अपने घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि नहीं, हम तो करेंगे 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का। पर उसी समय जब 1947 में धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो जाता है, तब वो सोचते हैं कि हम एक और विभाजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जो भाषा के आधार पे हो, इसलिए कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती है। पर इन सब की बात साउथ इंडिया के लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो कहते हैं हमें 1 लैंग्वेज 1 स्टेट चाहिए। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के लिए जब प्रोटेस्ट हुआ करता है, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक लिंग्विस्टिक प्रोविजंस कमीशन बनाते हैं। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाले होते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है कि हम ईच एंड एवरी पीपल, मतलब हर एक नागरिक की बात सुने। उस समय एस के धर कमीशन बनाया जाता है, जो रिटायर्ड जज होते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जून 1948 में उन्हें बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं दिसंबर 1948 में। कुल 6 महीने का समय लेते हैं। 6 महीने के समय लेने के बाद वो कहते हैं कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे होगा, और लैंग्वेज के
बिहाफ पे जो स्टेट का फॉर्मेशन है उसके लिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। प्रोटेस्ट फिर हाई हो जाता है। उसके बाद सरकार में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभैया सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया के तीन लोगों के मेंबर में एक फिर कमेटी बनाई जाती है। और ये कमेटी कहती है कि मैं पहले तो देखूंगा एस्टेडर कमीशन में क्या क्या उनका रिकमेंडेशन था, और उसके बाद फिर वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं। तो दिसंबर 1948 में जैसे ही एक कमेटी बन के खत्म होती है, फिर यहाँ पे एक कमेटी अपॉइंट होती है, जेबीपी कमेटी, और से ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी अप्रैल 1949 में। टोटल 5 महीने का समय लेते हैं और ये भी कहते हैं लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात करते हैं। और ये साथ में ये भी कहते हैं कि जब भी स्टेट का फॉर्मेशन हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टेट ये हमारा हैम्पर नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर ही हम स्टेट का फॉर्मेशन करेंगे। ये सब हो रहा होता है। उसी के बीच में 26 जनवरी 1950 को, उन्हीं सब के बीच में 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया जाता है तो उसमें हमने फोर फोर क्लेरिफिकेशन ऑफ द स्टेट किया। और जो स्टेट का जो साउथ इंडिया की डिमांड थी कि क्या कहते हैं वन लैंग्वेज वन स्टेट हो, उसको हम लोग खारिज कर देते हैं। इन सबको देखते हुए वहां के लोग और आगे बुला हो जाते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं फोर फोर क्लेरिफिकेशन ऑफ द स्टेट में क्या था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए, इंडियन ब्रिटिश ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में यह बताया गया है कि उस समय के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट को रखा गया। जैसे आज तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे 28 स्टेट है, उस समय के इंपॉर्टेंट स्टेट को ब्रिटिश अपने अंडर रखती थी। फिर एशवाइल प्रिंसली स्टेट। एशवाइल प्रिंसली स्टेट का मतलब ये होता है प्रिंस देशी रियासतें जिनके पास खुद का विधानमंडल हो, उनको रखा गया। ये टोटल 9 है, ये टोटल 9 है और ये टोटल 10 है। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, आज का यूनियन टेरिटरी, तब का चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहा जाता था। और पार्ट डी में अंडमान और निकोबार रखा गया। इसे हमने भाग, संविधान के भाग 7 में रखा था। अब हम चलते हैं, इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं। आप लोग देख लीजिएगा मैप के थ्रू। जो रेड कलर से है वो पार्ट ए है, येलो कलर से पार्ट बी है और ये ग्रे कलर से पार्ट सी है। ये 1951 का मैप है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा घर पे बैठ के। अब हम चलते हैं, जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है तब देखते हैं पट्टाभी पोटी श्री रामल्लू कि भैया हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे जो गांधी जी के वेरियस मूवमेंट में उनका साथ दिया करते थे। इंडियन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि पोटी श्री रामुलू जैसे अगर मेरे पास 11 फॉलोअर हो जाएं तो हम ब्रिटिश इंडिया से 1 साल में आजादी ले सकते हैं। तो आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो ये एक मद्रास से अलग करके तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने की डिमांड किया करते हैं और इसके लिए वो 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं और इनकी डेथ हो जाती है 15 दिसंबर 1952 को। जब 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है तो वहां तो हाय तौबा मच जाता है। और वहां की सरकार, जो भारत की सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आनंद फानम में 1 अक्टूबर 1953 को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद वेरियस जगह से डिमांडें उठने लगी कि जब एक वन लैंग्वेज वन स्टेट के माध्यम से पहला स्टेट बना दिया गया तो बहुत सारी आवाजें उठने लगी। इसके लिए उन्होंने फिर एक नई कमेटी बनाई, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन में 2 मेंबर और थे, कुंजरू और पानीकर। 3 लोगों के मेंबरशिप में एक कमीशन बनाई गई जो बनाई जाती है दिसंबर 1953 में और सबमिट करती है रिपोर्ट 1955 में सितंबर में। इन्होंने 2 साल का समय लिया और इन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट बना सकते हैं। लैंग्वेज तो बेसिस हो सकता है स्टेट बनाने का, लैंग्वेज स्टेट बनाने का बेसिस हो सकता है, और वन लैंग्वेज वन स्टेट को इन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया। कहा हर राज्य के लिए, हर हर लैंग्वेज के लिए हर राज्य नहीं होगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखना पड़ेगा, नेशनल यूनिटी देखनी पड़ेगी, इंटीग्रिटी भारत की देखनी पड़ेगी, भारत की अखंडता पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस हिसाब से इन्होंने वन लैंग्वेज
वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मना कर दिया, वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को मना कर दिया, पर लैंग्वेज को बेसिस माना स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भारत को पार्ट ए बी सी डी जो फोर फोर क्लासिफिकेशन था उसको डिलीट कर देना चाहिए पार्ट 7 को, और उसकी जगह पे 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी लाना चाहिए। तो भारत सरकार ने 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 करती है, और उसके तहत उसने भारत सरकार ने वहां के पार्ट ए बी सी डी को एलिमिनेट कर देती है और भारत को स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बांट देती है। और भारत सरकार फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी की बात करती है, जबकि फजल साहब ने कहा था कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी की बात की थी। इसका इंग्लिश और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। यहां तक तो बात हो गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट की। हमारी क्लास बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूं। इससे पहले आप सबको अभी जो मैंने क्लास में बताया है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट कि कौन सा स्टेट कब बना क्रोनोलॉजी में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, इसलिए हम देख लेते हैं पहले ओवरव्यू। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली अनाउंस करते हैं हाउस ऑफ कॉमन में कि क्या कहते हैं, हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान बन के आता है। उसको इनेक्ट करने के माउंटबेटन प्लान को इनेक्ट करने के लिए 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। फिर एसके धर कमीशन बनाया जाता है जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के लिए। जेबीटी कमेटी बनाई जाती है दिसंबर 1948 में। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है 26 जनवरी 1950 को। अब ये बताया जाता है कि यहाँ पे फोर फोर क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट होगा। इसके विरोध में 56 दिन के हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं। उसके बाद इनके जब खत्म ये जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आंध्र प्रदेश को जवाहरलाल वहां के भारत सरकार बना देती है पहला लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर उसके बाद इसको रिव्यू करने के लिए फजल अली कमीशन बनाया जाता है, और फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन को इनेक्ट करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनाया जाता है। जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा था उसका ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो कोई भी एग्जाम कभी भी आपका यूनियन एंड टेरिटरी से इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट से कभी भी कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। सेकेंडरी हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट और इसके आने वाली जो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट है दोनों की एमसीक्यू को एक साथ लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो रिव्यू करिएगा।